मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एडाप्टेशन ऑफ रिसेप्टर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं एडाप्टेशन ऑफ रिसेप्टर्स। तो एडाप्टेशन मैकेनिज्म क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास मैं आपको बताता हूँ कि ये पड़ा हुआ है रिसेप्टर। जब रिसेप्टर को हम स्टिमुलेट करते हैं, कोई भी स्टिमुलस आके इसको एक्टिवेट करता है तो इससे नंबर ऑफ इम्पल्सिस जनरेट होना, ये ट्रांसमिट करवानी शुरू कर देता है। इनिशियली ये नंबर ऑफ इम्पल्सेस जो ट्रांसमिट करवाते हैं उनका नंबर होता है ज़्यादा। फिर उसके बाद अगर हम इस स्टिमुलस को इस रिसेप्टर पे कंटिन्यूसली अप्लाई किए रखें तो क्या होगा कि जो पहले ये नंबर ऑफ इम्पल्सेस ज़्यादा जनरेट करवा रहा था, अब ये नंबर ऑफ इम्पल्सेस कम होता जाएगा, अल्टीमेटली ज़ीरो तक आ जाएगा। इस फिनोमेना को कहते हैं एडाप्टेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। इसकी कुछ मिसालें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ लोग हैं जो जिनके घर स्टेशन के नज़दीक होते हैं, अब उनके जो हेयरिंग के रिसेप्टर्स होते हैं ना, उन्होंने ट्रेन की आवाज़ को अडॉप्ट किया होता है। अब ट्रेन रात को आए भी उनकी नींद ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर उनके यहाँ कोई गेस्ट आए उसकी नींद ख़राब हो जाएगी ट्रेन के आने की वजह से। इसकी वजह ये होती है कि उसके रिसेप्टर्स ने अडॉप्ट नहीं किया होता। इसी तरह कुछ लोग मसाला जात की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको ज़्यादातर छींक नहीं आती, बेशक वो मसाले में काम करते रहते हैं, लेकिन जब कोई नया पर्सन फैक्ट्री में एंटर होता है तो उसके जो नेज़ल रिसेप्टर हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और वो फ़ौरन छींकने लग जाता है। अब उसके साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके रिसेप्टर्स अडॉप्ट नहीं किए हुए। तीसरी मिसाल आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम नहाने जाते हैं तो पानी शावर ऑन करते हैं तो पानी बॉडी पे गिरता है, जिसकी वजह से स्टार्ट में क्या लगती है, ठंड लगती है, लेकिन उसके बाद जब पानी गिरता रहता है कंटिन्यूसली तो फिर क्या होता है, बॉडी इसको अडॉप्ट कर लेती है, फिर हमें पानी का ऊपर बॉडी पे गिरना अजीब नहीं लगता। तो इसको भी कहते हैं एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन की बेस पे डिफरेंट रिसेप्टर जो हैं डिफरेंट वे से अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ जो बना हुआ है हमारी गाइडन में, इसके मुताबिक ये देखें, ये डिफरेंट रिसेप्टर्स के ये जो ग्राफ है ये किस किस के दरमियान में, नंबर ऑफ़ द इम्पल्स कंडक्शन और टाइम इसके दरमियान है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये ग्राफ ये बता रहा है कि अगर कंटिन्यूसली एक रिसेप्टर पे स्टिमुलस अप्लाई किए रखें तो टाइम गुजरने के साथ साथ जो ये नंबर ऑफ़ इम्पल्सेस ट्रांसमिट करता है वो क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। कुछ जो रिसेप्टर हैं बहुत थोड़े टाइम में जो नंबर ऑफ़ इम्पल्सेस ट्रांसमिट करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जबकि कुछ रिसेप्टर्स कुछ सेकंड लेने के तक तो इम्पल्सेस उसी फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उनकी इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन जो है वो कम होती है। जबकि कुछ रिसेप्टर्स की इम्पल्स ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उतनी ही रहती है, उस पर कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम बेशक गुजरता भी रहता है। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो बिल्कुल विद इन हंड्रेड्स ऑफ द सेकेंड में क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ द इम्पल्सिस ट्रांसमिशन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है उनकी। इस तरह के रिसेप्टर बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, इनको कहते हैं रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर। ये डॉटेड लाइन जो ब्लैक कलर की दिखाई हुई है ये है पेसिनियन कार्पसल। जबकि कुछ रिसेप्टर होते हैं जब इन पे स्टिमुलस कंटिन्यूसली अप्लाई किया जाए तो स्टार्ट में कुछ सेकंड तक तो इनकी इम्पल्स ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी वही रहती है, लेकिन उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इम्पल्स ट्रांसमिशन कम हो जाती है। तो ये अडॉप्ट करने के लिए कुछ सेकंड लेते हैं, इनको कहते हैं इंटरमीडिएटली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स। ये है हेयर रिसेप्टर, ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने दिखाई हुई है। इसके बाद क्या है, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं कि जितना मर्जी टाइम गुजर जाएँ, आवर्स गुजर जाएँ, डेज़ गुजर जाएँ, इवन मंथ गुजर जाएँ, तो वो क्या करते हैं, उनका इम्पल्स ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी उतनी रहती है अगर कंटिन्यूस स्टिमुलस इन पे अप्लाई भी रखें तब भी। तो इनको कहते हैं स्लोली और नॉन अडॉप्टिंग रिसेप्टर या मसल स्पिंडल और जॉइंट स्पिंडल रिसेप्टर। अब मैं आपको बताता हूँ मैकेनिज्म ऑफ एडॉप्टेशन के रिसेप्टर अडॉप्ट कैसे करते हैं। बेसिकली ये जो हमारी गाइडन के अकॉर्डिंग ये डिस्कस किए गए इन द मैकेनो रिसेप्टर। तो दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल अकोमोडेशन। तो पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। अब ये होता क्या है कि कोई भी रिसेप्टर है, जैसे कि ये हमें दिखाया गया है, ये एक पेसिनियन कार्पसल है। पेसिनियन कार्पसल के अंदर क्या पड़ी होती है, नर्व एंडिंग, कोई भी नर्व फाइबर है, इसकी टिप अंदर पड़ी हुई है। अब अगर इम्पल्सेस इसने जनरेट करवानी है, रिसेप्टर ने एक्टिवेट होके इस नर्व फाइबर में इम्पल्सेस जनरेट करवानी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो टिप है ना इनसाइड इसके, इसने इसको डिस्टर्ब करेगी, इसको डिस्टॉर्ट करेगी। अब होगा क्या, जब बाहर से कंप्रेशन होगी तो ये जो है रिसेप्टर है इसकी मेम्ब्रेन कंप्रेस होगी, इसकी कंप्रेशन की वजह से जो इसके अंदर ये टिप पड़ी हुई है नर्व फाइबर की, ये भी डिस्टॉर्ट होगी। जब ये डिस्टॉर्ट होगी तो इस एरिया में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और नर्व इम्पल्सेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब होता क्या है, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो रिसेप्टर है ना इसकी मेम्ब्रेन होती है विस्को इलास्टिक। होता क्या है कि स्लाइटली जब हमने इसको पहले कंप्रेस किया तो ये हो गया लंबूतरी इस तरह, जिसकी वजह से नर्व फाइबर क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। इनिशियली तो इसने डिस्टॉर्ट होने की वजह से इम्पल्सेस जनरेट कर दें, लेकिन जब कंटिन्यूसली इसको अप्लाई किए रखेंगे स्टिमुलस को, तो अब क्या होगा, इन द नेक्स्ट सेकंड क्या करेगा ये, क्योंकि ये विस्को इलास्टिक है
तो इसके अंदर जो फ्लूइड था वो दोबारा अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। जब वापस चला जाएगा तो क्या होगा, ये दोबारा अपनी पहले वाली शक्ल इख्तियार कर लेगी। जब ये पहले वाली शक्ल इख्तियार करेगी तो जो अब डिस्टॉर्शन इसने नर्व एंडिंग की टिप को प्रोवाइड की थी स्टार्ट में, अब वो डिस्टॉर्शन भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिसेप्टर अडॉप्ट कर लेगा। एक तो ये मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म है इलेक्ट्रिकल अकोमोडेशन। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये रिसेप्टर की मेम्ब्रेन है, वही डायग्राम पहले वाली, इसमें ये पड़ी हुई है नर्व फाइबर, इसकी टिप पड़ी हुई है। अब नर्व फाइबर की टिप पे इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसमें पड़े होते हैं चैनल्स जो ओपन होते हैं, जिनके थ्रू इनफ्लक्स ऑफ द आइंस इनसाइड होता है, तो इलेक्शन जो होता है एक्शन पोटेंशियल इनसाइड इसके जनरेट होता है। लेकिन अब क्या होता है कि जब कंटिन्यूसली हम स्टिमुलस रिसेप्टर पे अप्लाई किए रखते हैं तो जो इसके अंदर नर्व फाइबर है, इसकी सेंट्रल कोर में पड़ी हुई है, इसके अंदर जो एक्शन ये जो चैनल होते हैं ये हो जाते हैं इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव हो जाते हैं तो ये ओपन ही नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनफ्लक्स आइन का नहीं होगा, तो क्या होगा, इनसाइड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, तो एक्शन पोटेंशियल का नंबर जो हो गया डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से ये अडॉप्ट कर लेगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल अडॉप्टेशन। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताने वाली है वो ये कि जो रिसेप्टर्स जो हमारे पास है स्लोली अडॉप्ट करते हैं, AMCQ भी है, इनका दूसरा नाम होता है टोनिक रिसेप्टर। इनको कहते हैं टोनिक रिसेप्टर। ये क्या होते हैं कि जब बॉडी के ऊपर कोई कंटिन्यूसली स्टिमुलस अप्लाई रहे, कोई स्ट्रेस रहे, तो उस वक्त ये एक्टिव रहते हैं और उस इम्पल्सिस जनरेट करते रहते हैं, ठीक है। जबकि दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कहते हैं रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स। इनका दूसरा नाम आपने अच्छे से याद रखना है, MCQ भी है ये। इनको कहते हैं रेट रिसेप्टर, मूवमेंट रिसेप्टर्स, या इनको तीसरा नाम होता है डायनामिक रिसेप्टर्स। डायनामिक रिसेप्टर इसलिए कहते हैं कि जब बॉडी के ऊपर सडन चेंज आएगी, ये सिर्फ उसी वक्त इम्पल्स रेट जो है इनका ज़्यादा होगा। जबकि अगर बॉडी के ऊपर सडन चेंज नहीं आ रही तो ये इनका रेट ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन बिल्कुल कम हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर की बहुत कॉमन मिसाल जो है हमारी गाइडेंस में जो दी गई है ये है सेमी सर्कुलर केनाल। और आपने याद रखना है एयर में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होता है सेमी सर्कुलर केनाल और एक होता है मैक्यूला जो होता है ये हमारे पास होता है स्लोली अडॉप्टिंग रिसेप्टर, जबकि सेमी सर्कुलर केनाल जो है ये रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर का ये फ़ायदा होता है कि लेट्स सपोज एक पर्सन भागता जा रहा है, अब उसका हेड मूव कर रहा है, हर सेकंड उसके हेड में चेंजेस आ रही हैं, जो इम्पल्सिस की फॉर्म में सेमी सर्कुलर केनाल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हेड में हर सेकंड ये चेंज आ रही है। अब लेट्स सपोज उसने कोई मोड़ काटना है, तो मोड़ने के दौरान उसके हेड की भी मूवमेंट होगी। तो अब इसके वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये पैगाम मिल जाएगा कि इतनी चेंजेस इसके हेड में आ रही हैं, मुड़ने के लिए इतनी चेंजेस और चाहिए। अगर तो वो चेंजेस जो मुड़ने के लिए रिक्वायर हैं वो इससे कम है तो मोटर सिग्नल जनरेट होंगे, उस तरह के मूवमेंट को बढ़ा दिया जाएगा ताकि वो बंदा मूव कर सके आसानी से। अगर वो चेंजेस ज़्यादा हैं, मतलब कि जितनी चेंजेस आ रही हैं वो हेड के लिए डेंजरस होगी, तो उन चेंजेस को कम कर दिया जाएगा ताकि हेड की कोई इंजरी ना हो जाए। तो इस तरीके से, और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि जब एक पर्सन भागता जा रहा है तो रैपिडली चेंजिंग जो है इसकी जॉइंट्स में रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं वो दे रहे हैं किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कि इस बंदे की बॉडी में रैपिडली चेंजेस पर सेकंड कितनी आ रही हैं। अब लेट्स सपोज भागते हुए उसका पाँव फिसल रहा है और चांसेस है कि अगर इसी रफ्तार से वो भागता रहे, नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा, वो अपना बैलेंस लॉस कर लेगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी ये रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शन लेगा और उसका बैलेंस लॉस करने को प्रिवेंट करेगा। तो इस तरह एंटीसिपेटरी करेक्शन भी यही रिसेप्टर्स करवाते हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आपको कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।